स्वागत है आप सभी का लोक प्रशासन के सिद्धांत पेपर में, जिसमें हम लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी दिशा में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत यानी रैशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हर्बर्ट साइमन जो है वो एक व्यवहारवादी सिद्धांतकार है। वो प्रशासनिक व्यवहार के बारे में अध्ययन करके उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, इस वजह से उन्हें व्यवहारवादी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का एक विशिष्ट प्रकार होता है उसका प्रशासनिक व्यवहार। और प्रशासनिक व्यवहार संगठन में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कार्य करने को कहा जाता है। हर्बर्ट साइमन है वो मनुष्य के प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं और यह अध्ययन उन्होंने 1947 में प्रकाशित अपनी किताब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी प्रशासनिक व्यवहार में किया। फिर इसमें उन्होंने प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए निर्णय या निर्णय निर्माण सिद्धांत यानी डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी। और यह डिसीजन मेकिंग थ्योरी उनकी किस पे बेस्ड थी? रैशनैलिटी पे, तार्किकता पे। तो निर्णय या कोई भी डिसीजन के अध्ययन के द्वारा उन्होंने प्रशासन को एक नई तकनीक दी, एक नई शब्दावली और एक नया दृष्टिकोण दिया। तो हर्बर्ट साइमन का योगदान लोक प्रशासन में यह है कि उन्होंने लोक प्रशासन को वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक व्यवहारवादी अध्ययन प्रस्तुत किया। तो हम इसे समझेंगे कि कैसे ये रैशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच प्रशासन में काम आती है और कैसे बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की जाती है। बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब सीमित तार्किकता। तो ये सब सिद्धांत क्या है इसे हम समझेंगे इसी लेक्चर में। निर्णय निर्माण जो हर्बर्ट साइमन ने दिया, उनसे पहले निर्णय निर्माण से संबंधित 4 महत्वपूर्ण उपागम जो है उनका हमें यहाँ नाम ले लेना उचित होगा, ताकि हमें पता रहे कि इससे तार्किक चयन उपागम से पहले भी निर्णय निर्माण से संबंधित और भी कोई उपागम है तो वो क्या है। पहला है मोल भाव उपागम, बार्गेनिंग अप्रोच, यह चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने दिया था। अगला है सहभागिता उपागम यानी पार्टिसिपेटरी अप्रोच। फिर है पब्लिक चॉइस उपागम, लोक चयन सिद्धांत। और फिर है तार्किक चयन उपागम जो कि हर्बर्ट साइमन का है यानी रैशनल चॉइस अप्रोच। तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो कि तार्किक चयन उपागम है, उसे हम अपने इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप इसको समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा है कि एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय लेने के बारे में है, यानी कोई भी प्रशासन बिना निर्णय लिए नहीं चल सकता। उसमें कुछ निर्णय लेने वाले बड़े अधिकारी होते हैं और कुछ निर्णय को कार्यान्वित करने वाले छोटे अधिकारी होते हैं। सारे मिलके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। तो प्रशासन क्या है? डिसीजन मेकिंग की एक प्रक्रिया है। फिर ये निर्णय क्या होना चाहिए? ये निर्णय तार्किक होना चाहिए, यानी ये तर्क पे आधारित होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। बेवकूफी वाले या फिर अतार्किक कोई भी डिसीजन नहीं होने चाहिए। फिर जो हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, उसको इन नामों से भी जाना जाता है। आपको एग्जाम में अलग अलग परीक्षाओं में ये नाम आपको दिखाई देंगे, तो आपको इन सभी नामों से हर्बर्ट साइमन को जान लेना है। वे है व्यवहारवादी वैकल्पिक मॉडल, तार्किक चयन सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत, अधिकतम फल प्राप्त करने का सिद्धांत और सीमित तार्किकता का सिद्धांत यानी बॉन्डेड रैशनैलिटी। इन सब को आप जब भी पेपर में देखेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत के ही अन्य नाम है। तो सबसे पहले हम इसमें हर्बर्ट साइमन की परिभाषा देख लेते हैं कि हर्बर्ट साइमन निर्णय को क्या कहते हैं। इनके अनुसार उपलब्ध वैकल्पिक समाधान के मध्य अनुकूलतम तार्किक चयन ही डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। यानी साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तार्किक या विवेकशीलता पर बल दिया है। वह तार्किकता को बहुत आवश्यक समझते हैं कि यदि प्रशासन में कोई भी निर्णय लिया जाना है तो वह रैशनल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। फिर हम इस सिद्धांत की विशेषताओं को देखेंगे जिससे कि हमें
डिसीजन मेकिंग अप्रोच समझ में आएगी कि वह है क्या। देखिए, पहली विशेषता ये है कि निर्णय लेने के सिद्धांत की दो वरीयताएं बताते हैं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि दो तरह की वरीयताएं किसी भी निर्णय निर्माता के दिमाग में होती है। पहली है तथ्य आधारित वरीयताएं, दूसरी है मूल्य आधारित वरीयताएं। तो जो तथ्य आधारित वरीयताएं हैं वे अनुभवात्मक परीक्षणों पे आधारित होती है। यानी तथ्य कैसे होते हैं, आप उनको परख सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो, उनको देख सकते हो। और मूल्य भावों पे आधारित होते हैं, उन्हें आप देख नहीं सकते, वो अच्छे और बुरे से जुड़े होते हैं। तो साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय में दो प्रकार के तत्व होते हैं, पहला तथ्यात्मक और दूसरा मूल्यात्मक, और ये दोनों ही निर्णय लेने के आधार होते हैं। प्रशासक जो भी निर्णय लेते हैं वे कुछ आधारभूत तथ्य या तो सूचना पर आधारित होते हैं। तथ्य और मूल्य प्रशासन तथा नीतिगत निर्णयों में अंतर को स्पष्ट करते हैं। यानी अगर तथ्यों पर आधारित वरीयताएं देकर निर्णय लिया जाएगा तो वह प्रशासनिक निर्णय होगा, और यदि नीतिगत निर्णय लिया जाएगा तो उनमें मूल्य डोमिनेट कर रहे होंगे। तो दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं प्रशासन के, वे तथ्य आधारित होते हैं, वही नीतिगत जो निर्णय है, प्रशासनिक कार्य है, वह मूल्यों पे आधारित होते हैं। तो प्रत्येक संगठन के अपने कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें वह संगठन बनाए रखता है, और जो तथ्य होता है वह किसी वास्तविक स्थिति के बारे में एक स्पष्ट कथन होता है। अगला है निर्णय लेने में तार्किकता व विवेकशीलता पर बल। देखिए, हर्बर्ट साइमन, अभी हमने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग में विवेकशीलता को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि साध्य और साधन जो संबंध है उसके माध्यम से आप तार्किकता को समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि एक निर्णय उस स्थिति में तार्किक कहा जाता है जब जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन भी आपके उचित हो। तो साध्य और साधन यदि दोनों आपके सही हैं तो आपका जो डिसीजन है वह तार्किक होगा। तो उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए यदि उपयुक्त साधन अपनाया जाए, साध्य साधन विश्लेषण के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हर्बर्ट साइमन बताते हैं। अब वे बातें क्या हैं? वे ये है कि विशेष व्यवहार के विकल्पों के चयन से जो साध्य प्राप्त किए जाते हैं वे अपूर्ण असत्य होते हैं। जैसे हमने किसी स्पेशल कंडीशन में कोई स्पेशल बिहेवियर किया, तो उस पे आधारित अगर आप बोलेंगे बात कि भाई ये बात तथ्य है, तो वह तथ्य नहीं होगा, वह असत्य होगी बात, क्योंकि स्पेशल कंडीशन में आप स्पेशल बिहेव करोगे। वैसे ही अगला पॉइंट है कि वास्तविक परिस्थिति में साधनों को साध्य से पूरी तरीके से अलग करना असंभव है। आप अपने उद्देश्यों को किन साधनों से प्राप्त कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को आपस में एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता, इनको एक दूसरे के संबंध से ही समझा जाता है। तीसरी बात यह है कि साध्य साधन तकनीक की वजह से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जो समय है वह हर कोई अनदेखा कर देता है। तीसरी विशेषता है कि हर्बर्ट साइमन तार्किकता के 6 प्रकार बताते हैं, जिसमें वे पहली बताते हैं वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता। वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता उस समय मानी जाती है जब एक निश्चित स्थिति में निश्चित मूल्यों को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के सर में दर्द हो रहा है और उसे पता है कि सर दर्द की दवा क्या है, तो वह उसी दवा को खा ले, तो यह उसका वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता का व्यवहार है। उसके बाद है व्यक्तिनिष्ठ विवेकशीलता। यहाँ सत्यनिष्ठ की जगह आप व्यक्तिनिष्ठ कर लीजिएगा, ये व्यक्तिनिष्ठ विवेकशीलता है। सब्जेक्टिवली रैशनैलिटी, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक ज्ञान की तुलना में अपने स्वयं के ज्ञान को ही सब कुछ मान ले और अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करे, तो उसे व्यक्तिनिष्ठ विवेकशीलता कहते हैं। जैसे कि यदि उसे पता नहीं है कि सर दर्द की कौन सी दवा खानी है और वह किसी भी दर्द की दवा को सर दर्द की दवा समझ के खा लेगा, तो इसे उसकी व्यक्तिनिष्ठ विवेकशीलता कही जाएगी। फिर है चेतन विवेकशीलता। इसमें साध्य और साधन का समायोजन जो है चेतन अवस्था में यदि मनुष्य करे तो उसे चेतन विवेकशीलता कहा जाता है। फिर है संकल्पित यानी जानबूझकर की गई विवेकशीलता, जिसमें जो प्रशासक है जानबूझकर विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार करता है, यानी उसे पता है कि तार्किक व्यवहार क्या है, तो यदि किसी का पहले किया गया व्यवहार है और उसको वो देख के जानबूझ के करता है तो उसे
संकल्पित विवेकशीलता कहा जाता है। फिर संगठनात्मक विवेकशीलता, यानी एक निर्णय उस समय संगठनात्मक रूप से विवेकशील होता है जब वह संगठन के उद्देश्यों को पूरी तरीके से पूर्ण करता हो। फिर है व्यक्तिगत विवेकशीलता, यानी किसी निर्णय में व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णयों को या उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करता है, वह व्यक्तिगत विवेकशीलता कहलाई जाती है, यानी उसकी अपनी पर्सनल विवेकशीलता। तो ये तार्किकता के 6 प्रकार हैं, जिसमें से जो पहला प्रकार है वस्तुनिष्ठ विवेकशीलता, इसको हर्बर्ट साइमन बेस्ट बताते हैं कि ये जो विवेकशीलता यह सबसे अच्छी और सबसे अधिक तार्किक विवेकशीलता है। उसके बाद चौथी विशेषता है हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत की, कि वे निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताते हैं। वे कहते हैं कि 3 चरणों के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है, जिसमें पहला चरण है अन्वेषण गतिविधि, दूसरा है अभिकल्प या डिजाइन गतिविधि और तीसरा है चयन गतिविधि, चॉइस एक्टिविटी। तो अन्वेषण गतिविधि में निर्णयकर्ता सर्वप्रथम समस्या की पहचान करता है, उसे समझता है, उसके कारणों का विश्लेषण करता है, समस्या की गंभीरता और उसके क्षेत्र को पहचानता है एवं समस्या व समस्या रहित स्थितियों के मध्य अंतर को समझता है, और उसके बाद वह देखता है कि कौन कौन से तथ्य इस समस्या से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में वह अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है और अन्वेषण गतिविधि के चरण को पूर्ण करके वह अभिकल्प गतिविधि के चरण में पहुंचता है। इस गतिविधि के चरण में निर्णयकर्ता देखता है कि समस्या से संबंधित विभिन्न विकल्प या समाधान कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रत्येक विकल्प की वह व्यवहार्यता की जांच करता है, परिणामों को सोचता है कि क्या परिणाम निकल सकते हैं और उनकी प्राथमिकता को निर्धारित करके उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय के क्रम में रखकर वह उनको भी एक डिजाइन के रूप में तैयार कर लेता है कि अब इनमें से मुझे कौन से चूज करने हैं। उसके एंड में आता है चयन गतिविधि। तो अगले चरण में अब निर्णयकर्ता उपलब्ध विकल्प, जो यहाँ पे विकल्प तैयार किए थे दूसरे चरण में, उन विकल्पों में से यह समझता है कि सबसे अनुकूल और सबसे अच्छा विकल्प उसकी दृष्टि में जो श्रेष्ठ हो, जिसके कि दूरवर्ती परिणाम अच्छे निकलते हो, उसका चयन करता है और उस चयन के बाद उसे कहा जाता है कि उसने वह निर्णय ले लिया है। तो निर्णय प्रक्रिया के इस तरीके से 3 चरण बताए गए हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। या आप याद रखेंगे कि निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण कौन से हैं, तो वो ये 3 है। इसके बाद 5वां इसका विशेषता है सीमित तार्किकता मॉडल। अब इसे हर्बर्ट साइमन सीमित तार्किकता मॉडल भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि साइमन के अकॉर्डिंग मनुष्य की जो विवेकशीलता है वह कुछ मायनों में सीमित है और इसमें साइमन का मानना है कि प्रशासनिक व्यवहार में पूर्णतया तार्किकता संभव नहीं है। मनुष्य अपने व्यवहार में 100% सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता, वह कभी भी 100% विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है। तो उसके निर्णय निर्माण में बहुत सारी सीमितताएं होती हैं। वे सीमितताएं क्या होती हैं? जैसे बहुत बार विकल्पों का ज्ञान नहीं हो पाता, विकल्पों के परिणामों का पता नहीं चल पाता, विकल्पों की प्राथमिकता के क्रम को सही से नहीं लगा पाता, या मनुष्य की अपनी स्वयं की भी पूर्वाग्रह आदतें इत्यादि उसे विवेकपूर्ण होने से रोक देती है। कभी उसे सूचनाएं नहीं मिल पाती, कभी संगठन के ही नियम, उपनियम, संचार इत्यादि इसके निर्णय लेने में बाधक हो जाते हैं। तो बहुत सारे तत्व मनुष्य की विवेकशीलता को कम करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी तार्किकता पूरी तरीके से तो हो नहीं सकती। तो आप क्या करोगे? आप एक बीच का रास्ता अपनाओगे। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप 100% सही निर्णय, मैक्सिमाइजिंग डिसीजन लेने के स्थान पे आप सेटिस्फाइंग डिसीजन लेंगे। तो सेटिस्फाइंग डिसीजन क्या होगा? वह सेटिस्फाई और सफाइस इन दोनों का मिलके जो एक वर्ड बनता है सेटिस्फाइंग, यानी मैक्सिमाइजिंग डिसीजन की जगह सेटिस्फाइंग डिसीजन लिया जाएगा, यानी सीमित डिसीजन लिया जाएगा। और इसी प्रक्रिया को, जिसमें कि मनुष्य के तार्किकता को सीमित बताया जाता है,
तो ये एक तरीके से आप समझिए कि मनुष्य के जो व्यवहार का एक सटीक विवरण हर्बर्ट साइमन ने करने की कोशिश की। तो इस वजह से इनके इस मॉडल को प्रशासनिक मानव मॉडल भी कहते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। तो आप इन सारे बातों को, फैक्ट्स को याद रखेंगे कि हर्बर्ट साइमन क्यों इम्पोर्टेंट है और वो किस तरीके से अपने इस निर्णय निर्माण सिद्धांत में बहुत सारी बातों को आपको समझाते हैं। तो सीमित तार्किकता मॉडल में आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के विवेक की सीमितता को देखते हुए एक बीच का रास्ता अपनाया गया है जो संतोषजनक या पर्याप्त परिणाम देने वाला आपका निर्णय होगा, वह निर्णय लिया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सीमित तार्किकता का मॉडल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखेंगे कि हर्बर्ट साइमन का सीमित तार्किकता का मॉडल क्या है। तो उसमें आप ये सारी बातें बताएंगे और लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत के सारे आयामों को छू लिया है और जान लिया है कि किस प्रकार से मनुष्य के प्रशासनिक व्यवहार के हम डिसीजन मेकिंग अप्रोच को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। और इसे समझकर हमने ये सब चीज देखी कि श्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए विकल्प और उनके परिणामों का अधिकाधिक ज्ञान हमें होना चाहिए। तो आप भी अपने एग्जाम के रिजल्ट्स, जब तक आपको पता नहीं होंगे कि आपके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, आप अपने परिणामों के बारे में सोचिए, तो आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो हमेशा अपने रिजल्ट को दिमाग में रखिए कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए और उसके अनुसार ही हमेशा कार्य करते रहिए और निर्णय लेते रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।